गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th की बुक कृतिका से चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें। चैप्टर की राइटर है, लेखिका है मृदुला गर्ग जी। इस चैप्टर में लेखिका जी ने अपने संग की, अपने परिवार की जो औरतें, मेरे संग की औरतें इस चैप्टर का नाम है। इसका अर्थ है कि चैप्टर का जो शीर्षक है कि उनके परिवार में जो भी औरतें थी उन सब के व्यक्तित्व और उन सब के स्वभाव का उन्होंने वर्णन किया है। उनके परिवार में इनकी नानी, इनकी परदादी, इनकी माँ, इनकी बहनें, इन सब के स्वभाव और इनके व्यक्तित्व का वर्णन लेखिका जी ने इस चैप्टर में किया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर का सार। लेखिका सबसे पहले अपनी नानी जी का स्वभाव का वर्णन करती है कि वे कैसी थी। उन्होंने अपनी, लेखिका जी कहती है कि मैंने अपनी नानी देखी तो नहीं है क्योंकि वे उनके जन्म से पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उन्होंने अपनी माँ से ही अपनी नानी के बारे में सुना है और जो उन्होंने समझा और जो सुना, उनकी जो नानी थी वो एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी महिला थी। पर्दानशी, पर्दे में रहने वाली महिला थी। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो विलायती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थे और वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बैरिस्ट्री होती है, वकालत पढ़कर आए थे और उनका जो रहन सहन था वो अंग्रेजों से पूरी तरह से प्रभावित था। पर नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीती थी। उनका एक सपना था कि वे अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आजादी के सिपाही से करवाना चाहती थी, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जिम्मा क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। नानी की इस इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि जो नानी थी उनके जो विचार थे वे आजाद विचारों वाली महिला थी और उनके मन में आजादी कूट कूट कर भरी हुई थी। लेखिका की माँ। अब लेखिका अपनी माँ के चरित्र की विशेषताएं और उनके स्वभाव को बताती हैं कि उनकी माँ कैसी थी। लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे करा दिया गया था और उन्हें आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका की माँ दुबली पतली एवं नाजुक थी क्योंकि ये बड़े ही लाड़ प्यार से पाली गई थी। उन्हें खादी की साड़ी पहनना अच्छा लगता था और उन्हें बड़ी ही मुश्किल से उसे संभाल पाती थी क्योंकि ये बहुत ही दुबली पतली थी। लेखिका के पिता के पास कोई अपना खानदानी कोई धन भी नहीं था। पिता खाली हाथ थे, परंतु जो माँ की ईमानदारी थी, सुंदरता और साहबी खानदान के कारण परिवार के लोग उनसे प्रभावित थे। उनकी माँ की चरित्र की व्यक्तित्व में ऐसी दो विशेषताएं थी जिनके कारण उनका जो अन्य दूसरे लोग थे परिवार में वे उससे बहुत प्रभावित थे। पहला, वे कभी किसी से झूठ नहीं बोलती थी और दूसरी, अगर एक कोई गोपनीय बात है तो वे दूसरे के सामने से प्रकट नहीं करती थी। साबी खानदान से होने के कारण भी लोगों को उन पर क्या थी, श्रद्धा थी। घर में उनका आदर और सम्मान किया जाता था। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थी। मातृत्व की जो कमी थी वे उनके पिता पूरी कर दिया करते थे। वे बच्चों से ज्यादा घुल मिलकर नहीं रहती थी। वे उनके खान पान में भी ज्यादा रुचि नहीं लेती थी। अब लेखिका की परदादी कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था। वे लीक पर से हटकर चलने वाली महिला थी। लेखिका की परदादी को भी संसार में लीक से हटकर चलने का शौक था। उनकी माँ के लिए, जब लेखिका की जो माँ थी उनके लिए उनकी दादी परदादी ने मन्नत मांगी कि उनके एक बेटी हो और भगवान ने उनकी मन्नत ऐसी सुनी कि उनके एक के बाद 5 लड़कियां हुई। परदादी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि जो भी वे मन्नत मांगती थी भगवान उनकी मन्नत को जरूर पूरी करते थे। उनके इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ पाया। अब लेखिका की माँ का प्रभाव इतना अधिक था, जो भी वे कहती थी कि एक चोर का वीरदम उन्हें परिवर्तित कर दिया।
एक बार की घटना है कि उनके घर में शादी थी, सब लोग बारात में गए हुए थे और लेखिका की माँ जी जो परदादी थी शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी जो चोर था वो सिम लगाकर घर में घुस गया और उसी कमरे में घुस गया जिसमें उनकी परदादी सोई हुई थी। अम्मा जी ने पूछा कौन है? चोर बोला जी माँ जी। अम्मा जी ने सोचा कि पानी पिलाने के लिए कोई आया है, तो उसने कहा खाली लोटा उसे पकड़ा दिया कि जाओ कुएं से भर के लेके आओ। उन्होंने उसे हिदायत भी दी कि लोटे के मुंह पर कपड़ा कसकर से बांधना और फिर उसे तरीके से छान कर लाना। अब यह सुनकर चोर घबरा गया। वह घबराकर पानी भरने चल दिया। अब चोर कुएं से पानी लेकर आया। माँ जी ने आधा अपने आप पी लिया और आधा उस चोर को पिला दिया। उसके हाथ क्या हो गया, उसके जो साथ है उनका जो आपसी संबंध है माँ बेटे का बन गया था, क्योंकि उन्होंने आधा पानी खुद पी लिया था और आधा चोर को पीने के लिए दे दिया। अब उन्होंने कहा कि अब चाहे तू चोरी कर और चाहे तू खेती कर। अब चोर का मन उसी दिन उनकी बात को सुनकर उन्होंने चोरी का धंधा छोड़ दिया और अपना खेती में लग गई। अब लेखिका जी बताती है कि उनके घर का वातावरण कैसा था। लेखिका के घर का जो वातावरण था वो अपने निजी स्तर पर सब क्या थी, अपने तरीके से जीने की छूट थी। सब स्वतंत्र विचारों वाले थे। यहाँ तक कि अगर किसी का लेटर आया, किसी की चिट्ठी भी आ गई तो उसे कोई खोलकर भी नहीं देखता था और नहीं पूछता था और नहीं उसके अंदर क्या लिखा है पूछने की कोशिश करता था। इन सभी कारणों से जो लेखिका थी उनके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। अब भारत की आजादी में जुड़ी लेखिका की जो यादें थी वे क्या थी? वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था और उस जश्न में शामिल न हो सकी। उस समय उनके पिताजी ने वे 9 वर्ष की थी, इसलिए उन्होंने उसे बाहर नहीं जाने दिया और उसे रोदास कारामजोग नामक उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया। लेखिका के मन पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि एक कहानियों के लिए एक महत्वपूर्ण अंश में है उनका प्रभाव आज उनके जो रचनाएं है उसमें देखने को दिखाई देता है। इसमें उनका प्रभाव पूरी तरह से देखा जा सकता है, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी आदि। अब लेखिका और उसके भाई बहनों का व्यक्तित्व कैसा था? परदादी ने उनके लिए मन्नत मांगी थी। जो सबसे पहली जो उनकी सबसे बड़ी बहन थी वो थी मंजूला भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। लेखिका 4 बहनें थी और एक भाई उनका छोटा राजीव था। चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी, क्योंकि वे तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि हमारी बहू को बेटी हो। चारों बहनों ने लीक पर चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके जो दादी थी, नानी थी, माँ थी, सब एक क्या थी, लीक पर चलने वाले नहीं थे, लीक से हटकर चलने वाले थे। अब दूसरे नंबर पर लेखिका थी, जिसका घर का नाम था उमा। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी था और बाहर का नाम था चित्रा। सबसे छोटी बहन रेणु यानी अचला थी। लेखिका का भाई हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लेखन का कार्य करने लगी। इसी तरह लेखिका की जो छोटी बहन थी रेणु का स्वभाव सबसे अलग था। वह स्कूल से वापस में जब आती थी तो गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। वो कहती थी कि अपने थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही मानसिकता का प्रतीक है। इसी तरह वह बीए की परीक्षा न देने पर भी एक बार जिद पर अड़ गई कि परीक्षा देने से बताओ मुझे, तो पहले ये बताओ मुझे कि परीक्षा देने से फायदा क्या है, तभी मैं परीक्षा दूंगी। फिर उनके पिताजी ने उसे आग्रह किया तो उसे उनकी इच्छा को मानने के लिए परीक्षा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। सच बोलने में जो लेखिका की छोटी बहन थी वो माँ से भी आगे थी। उनकी माँ की जो एक विशेषता थी वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो जो माँ की विशेषताएं गुण है बच्चों में तो जरूर दिखाई देती हैं। तो इनकी जो छोटी बहन थी वो सच बोलने में माँ से भी आगे थी। एक बार बचपन में जनरल थी मैया को पत्र लिखकर उनका फोटो मंगवा लिया। तीसरी बहन चित्रा भी जो दबंग किस्म की थी, स्वयं पढ़ने में कम और दूसरों को पढ़ाने में ज्यादा लगी रहती थी, इसलिए जब परीक्षा में अंक आते थे तो मैं अपने शिष्यों से कम ही रह जाती थी। लेखिका उसकी बहन की जो शादी थी उन्हें कैसे हुई, उन्होंने अपनी शादी कैसे की? शादी के समय उनके लेखिका के नजर में एक लड़का आया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि शादी करूंगी तो
इसलिए लड़के से करूंगी। और यह बात लड़के को भी बता दी कि एक बार वह जो ठान लेती है वही करती है। अब लड़के ने उनके सामने हथियार डाल दिए और उसी लड़के के साथ उसकी शादी हो गई। उनकी छोटी बहन उजला ने भी ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छा अनुसार शादी कर ली। अब लेखिका को लगता कि मेरी बहन पूरी तरह से लीक पर चलने वाली नहीं है, लेकिन जब वो 30 की उम्र तक पहुंची तो उसने भी अपना लेखन कार्य करना शुरू कर दिया। अब लेखिका द्वारा जो सामाजिक कार्य थे वे क्या क्या किए गए। लेखिका विवाह के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में गई, जहां पर औरतें पर्दे में रहती थी और उनमें अपने पति के साथ बैठकर भी नाटक या फिल्म नहीं देख सकती थी। लेकिन एक पुरुष महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देखते थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के बीच जाकर उन्होंने ऐसे उन्हें तैयार किया कि अब मैं पराये मर्दों के साथ बैठकर भी नाटकों में भाग लेने लगी। 4 वर्ष तक नाटक करने के बाद उन्होंने जो धन इकट्ठा किया था उसे अकाल राहत कोष में जमा करा दिया। बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में गई। तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए थे, लेकिन वहां कोई अच्छा विद्यालय, कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था। अब विद्यालय खोलने के लिए वे कैथोलिक बिशप से हुई बहस के बाद उसने तय किया कि वह स्वयं ही एक अंग्रेजी, हिंदी एवं कन्नड़ 3 भाषाओं में पढ़ाने वाली प्राइमरी स्कूल खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएगी। उसने अपने बलबूते पर एक ऐसा प्राइमरी विद्यालय खोल दिया और अन्य अफसरों, जो बड़े बड़े घर के जो बच्चे थे, उसी विद्यालय में पढ़े। लेखिका की छोटी बहन रेणु। लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती है, फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही, विशेष रूप से लेखन के मंच पर। अब जो उनका लेखन कार्य था वो उस पर सबसे ज्यादा सफल रही। एक बार की घटना को याद करते हुए रेणु के विषय में लेखिका लिखती है कि दिल्ली में वर्ष 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक बारिश हो रही थी, लेकिन रेणु की जो जीत थी वो स्कूल जाने की जीत थी कि वो स्कूल बस नहीं आई थी, लेकिन वो स्कूल जाने से मना किया, नहीं मानी और अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और उतना ही पैदल चलकर वापस आई, क्योंकि स्कूल बंद था और स्कूल की बस भी नहीं आई थी। रेणु के अकेले स्कूल जाने की धुन और उनके जो उत्पन्न जो अंदर रोमांच हुआ, तो इसको एकाकी और ऐसा लगा कि अकेले जाने में से बड़ा ही मजा आया होगा। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में, जो हम अपनी धुन में रहते हैं, मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे अंदर नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और अपना जो हम एक अकेलापन होता है उसका मजा ही कुछ और होता है। अब लेखिका ने इस चैप्टर में अपने जो उसके आसपास की, जो उसकी दादी, नानी, उनकी परदादी, उनकी माँ, उनकी बहनें, इन सब के व्यक्तित्व में क्या क्या गुण थे, उन सब का स्वभाव कैसा था, इनका वर्णन किया है। अब इनका इस चैप्टर में लेखिका संदेश देना चाहती है कि हम परंपरा का निर्वाह करते हुए, एक परंपरा का जो हमारा रीति रिवाज है उसका निर्वाह करना और लीक से हटकर चलना, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। क्यों विरोधी संबंध नहीं है? क्योंकि हम, अगर हमें कोई काम करना है, अच्छा काम करना है, तो हम अपनी परंपरा में रहकर भी लीक से हटकर चल सकते हैं, अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और एक अलग तरह से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम परंपरा से हटकर ही कोई अच्छा काम करें। हम परंपरा में रहकर भी अपनी लीक से हटकर चल सकते हैं, कोई अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद।